बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। लगता है कि पाकिस्तान में सियासी बहरान को हल करने के लिए इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट मुतहरक हो गई है। एक ज़माने में कहा जाता था जो कुछ करेगा अमेरिका करेगा, या पाकिस्तान की सियासत में हमेशा अमेरिका को शक की निगाह से देखा जाता रहा है। तो एक बार फिर अमेरिका ने पाकिस्तान के सियासी मामलात में दोबारा से दिलचस्पी लेना शुरू कर दी है। कायम काम अमेरिकी कौंसल जनरल बैरी जंग ने पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात को देखते हुए सियासी मुलाकातें शुरू कर दी हैं। अमेरिकी कौंसल जनरल की पंजाब में अपोजिशन रहनुमा और मुस्लिम लीग नून के लीडर हमजा शहबाज से एक अहम मुलाकात हुई है, जिसने अफवाहों और क़यासराइयों के नए बाजार गर्म कर दिए। इसे अमेरिकी हुकूमत का मुस्लिम लीग नून से बराह रास्त राब्ता करार दिया जा रहा है। अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली और पाकिस्तान में अपोजिशन की मौजूदा तहरीक के आगाज से लेकर अब तक अपोजिशन ने जितनी भी एक्टिविटी की है, उस सारी एक्टिविटी के बाद ये अब तक एक पहली बाज़ाब्ता मुलाकात समझी जा रही है जो किसी आला अमेरिकी शख्सियत ने किसी बड़े सियासतदान से की है। ज़राए के मुताबिक कायम मकाम अमेरिकी कौंसल जनरल ने हमजा शहबाज से पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल, मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली, PDM के मुतवक्को लॉन्ग मार्च और ये जो शोर बपा है कि असम्बलियों से इस्तीफे देंगे, इन सारे मामलात के ऊपर तफसील से तबादला ख्याल किया है। और यकीनी तौर पर अमरीकी सफीर ने ये सारी मालूमात जो है वो ज़ाती तौर पर नहीं हासिल की होंगी, बल्कि ये मालूमात वो अमेरिका तक पहुँचाएंगे। तो अमेरिका की पाकिस्तान की सियासत में बढ़ती हुई दिलचस्पी और वो भी अपोजिशन से होने वाले राब्तों से बहुत से हलकों में खलबली मची हुई है। अब मुझे नहीं मालूम कि अमेरिका ने ये खुद से किरदार अदा करने का फैसला किया है या ऑन रिक्वेस्ट वो पाकिस्तान के सियासतदानों से मुलाकात करें। अमेरिकी कौंसल जनरल की पाकिस्तानी सियासतदानों से मुलाकातें कोई नई बात नहीं। माजी में इसका एक बहुत लंबा तवील ट्रैक रिकॉर्ड है। पाकिस्तान की सियासत में और रीजनल सियासत में अमेरिका, सऊदी अरब समेत कई ममालिक अहम रोल अदा करते रहे, लेकिन विकीलीक्स के बाद से ऐसी मुलाकातों में एहतियात बरती जाती रही है। मुलाकातें या राब्ते होते रहे हैं, लेकिन वो पस मंजर में रह के बैकग्राउंड में या किसी और तरीके से मुलाकातें और राब्ते होते रहे हैं। लेकिन ये पहली बार है कि मुलाकात भी हुई है, उसकी प्रेस रिलीज भी सामने आई है। अब भी पाकिस्तान में सऊदी अरब, अमेरिकी सफीर और चाइनीज़, ये तीनों मुल्क ऐसे जो पाकिस्तान की सियासी शख्सियात के साथ राब्ते भी रखते हैं, उनसे मुलाकातें भी करते हैं और पाकिस्तान के सियासी मामलात को डिस्कस भी करते हैं। अभी चीन के सफीर ने इमरान खान को कोरोना वायरस की इतला पर कि कोरोना पॉजिटिव उनको आया तो उनकी खैरियत दरियाफ्त की और उनकी सेहत के लिए दुआ भी की है। तो हमेशा ये दो तीन जो मुल्क के खित्ते के बड़े बड़े मुल्क और वो लोग जो कि पाकिस्तान के को जियोग्राफिक IQ से देखते हैं, यानी कि पाकिस्तान की जो जियोग्राफिक पोजीशन है उसके हवाले से अमेरिका हमेशा पाकिस्तान को अपना अलाई भी कहता रहा है और पाकिस्तान के हवाले से वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है। तो पाकिस्तान में जितनी सियासी तब्दीलियाँ माजी में होती रही हैं उनके हवाले से अमेरिका एक अहम किरदार अदा करता रहा है। तो अब भी कहने वाले ये कहते हैं कि अमेरिका और सऊदी अरब अब भी पाकिस्तान की सियासत में अहम रोल प्ले कर रहे हैं। और पिछले दौरे हुकूमत में जब नवाज शरीफ साहब को हटाया गया तो भी बहुत सी बातें, बहुत सी जुबानें ये कहती थी कि उन्हें CPEC की वजह से हटाया गया है और उन्हें ग्वादर को रीबिल्ड करने की वजह से हटाया गया। ये दोनों वो मामला थे जिसपे अमेरिका और सऊदी अरब या अरब ममालिक नहीं चाहते थे कि CPEC जो है वो बने। तो अब भी CPEC के हवाले से बहुत से सवाल उठते हैं और पिछली हुकूमत को घर भेजने की एक वजह CPEC को भी करार दिया जाता है। तो अमेरिका और सऊदी अरब पिछली हुकूमत से नाराज थे। ये कहा जाता है कि नवाज शरीफ और उनकी जो हुकूमत थी उससे सऊदी अरब भी खुश नहीं था, अमेरिका भी खुश नहीं था। फिर जब खासा हुकूमत में आए तो सऊदी अरब ने बड़ा वेलकम किया, UAE भी आ गया, अमेरिका ने भी शाबाश दी। अब चूंकि इंटरनेशनल सिनेरियो बदल गया है, अमेरिका की पोजीशन डिफरेंट है, सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट की पोजीशन थोड़ी डिफरेंट हो गई है, लेकिन अब भी ये सारे पाकिस्तान की सियासत के ऊपर गहरी आंख रखे हुए हैं। तो अब ये मुलाकात मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरीट में हुई है, यानी अमेरिकी सफीर चल के गए हैं, अमेरिकी कौंसल जनरल वो चल के गए हैं और उन्होंने मुलाकात की है, जिसके बाद बाकायदा एलामिया भी जारी किया गया है। ये भी कहा गया है कि मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान के अंदर उन्हें जो सियासी उनके ऊपर पाबंदियां हैं या उन्हें जो सियासी लिबर्टी नहीं है, उनके साथ जो कुछ हो रहा है, जो सेनेट इलेक्शन में हुआ, जो उससे पहले हुआ, वो सबका भी एक तस्करा किया है, ये शिकवा किया है, जो भी है। तो सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी बात हुई है। तो सेनेट इलेक्शन के हवाले से जो दूसरी बड़ी खबर आज की ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट के इंतखाब को
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा चैलेंज कर दिया है। तो पीपल पार्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात का फैसला अदालत में ले गई है। तो अदालत ने केस की समाअत के लिए 24 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी है। अब दरखास्त बड़ी दिलचस्प है। दरखास्त में ये तो नहीं कहा गया कि जो गिलानी साहब के वोट मनसूख हुए हैं वो वोट चेक किए जाए। दरखास्त में ये कहा गया है कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनाने का नोटिफिकेशन कालअदम करार दिया जाए और बल्कि चेयरमैन सेनेट का पूरा इलेक्शन कालअदम करार दिया जाए। 13 मार्च को जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ था तो पीडीएम सेनेट की अक्सरियती जमात थी। पीडीएम के पास 51 वोट थे और हुकूमत और उनके एलाइज के पास कोई 46 वोट थे, लेकिन हुकूमत ये इलेक्शन जीत गई। गिलानी साहब के 7 वोट इस वजह से मुस्तरद कर दिए गए थे कि वोट डालने वालों ने गिलानी साहब के नाम के ऊपर मोहर लगा दी थी। जो बहुत से आईनी माहिरीन के नजदीक वोट जरदारी वोट गिलानी साहब को पड़े थे, लेकिन जो प्रिजाइडिंग अफसर थे मुजफ्फर हुसैन शाह, उन्होंने ये वोट मुस्तरद कर दिए थे। तो पीडीएम ये केस हार गई थी, यानी ये इलेक्शन हार गई थी। ये एक मुतनाज़ा फैसला था जिसके बारे में खुद प्रिजाइडिंग अफसर ने कहा जी कोर्ट चले जाओ। तो अक्सरियत राय ये कहती है कि वोट मुस्तरद करने का फैसला मुतनाज़ा था। अब ये मामला कोर्ट में चला गया है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि मरियम नवाज को नैब ने बुला रखा है। तो कल मरियम नवाज, मुस्लिम लीग नून और पीडीएम सब ने मौलाना फजलुर रहमान जाती उमरा गई, उन्होंने मुलाकात की, जिसके बाद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और मरियम ने एक यूथ कन्वेंशन से खिताब भी किया। तो बड़ी सख्त बातें की। तो लगता यूँ है कि नैब ने मरियम नवाज को बुलाकर जो उन्हें इम्तिहान में डालने की कोशिश की थी, तो पीडीएम ने मरियम नवाज के साथ नैब जाने का ऐलान करके अब नैब को इम्तिहान में डाल दिया। अब पूरी हुकूमत को वक्ता पड़ा हुआ है, क्योंकि पीडीएम ने कह दिया कि मरियम नवाज अकेली नहीं जाएगी, तमाम वर्कर, तमाम उनके जो क्यादत है वो साथ जाएगी। तो लगता यूँ है कि मुस्लिम लीग नून ने हर मुहाज पर 2-2 हाथ करने का फैसला कर लिया है। तो मुस्लिम लीग यूथ कन्वेंशन हुआ, उसमें मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने जो खिताब किया वो खिताब भी बड़ा अग्रेसिव था और बहुत से लोग जिन्होंने वो खिताब सुना वो ये समझते हैं कि दोनों रहनुमाओं का लबो लहजा बहुत सख्त है और वो जो मुस्लिम लीग नून के हवाले से मुबैना डील या डबल क्रॉस या वो एक वीडियो जो आ गई जी फैमिली की वीडियो है उसमें कोई चीट किया गया, इस हवाले से जितने प्रोपेगेंडे मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हो रहे हैं उन सब का मुस्लिम लीग नून ने सख्ती से जवाब देने की तैयारी कर ली है। और मरियम नवाज ने तो बाकायदा ऐलान कर दिया है कि पीपल पार्टी साथ रहे या ना रहे, लेकिन तहरीक जरूर चलेगी। नवाज शरीफ का विजन क्या है? मोटरवेज, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऑरेंज लाइन ट्रेन। ताबेदार खान का विजन क्या है? अंडे, कट्टे, मुर्गियां। अब कुर्बानियां देने का नहीं, अब हिसाब लेने का वक्त आ गया है। मुस्लिम लीग नून या मरियम नवाज शरीफ अब नैब के लिए और नैब के पीछे जो उसका मालिक है इमरान खान, उसके लिए इतनी नरम असामी नहीं बनेगी। हमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो मुस्लिम लीग नून और हम सब तुम्हारा भरपूर मुकाबला करेंगे। उनको लॉन्ग मार्च का इतना खौफ था कि 26 तारीख को ही मुझे नैब बुला लिया। आएगी मरियम, इंशाल्लाह नैब में आएगी। आने वाली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है। नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को छोड़ो, अपने दिन गिनो। कहता है कि अगर मुझे निकाला गया तो मैं अवाम को सड़कों पे ले आऊंगा। अवाम को सड़कों पे क्या कहकर लाओगे? ये कि और जैसे मैंने तुम्हारा पहले बेड़ा गर्क किया था और एक दफा फिर बेड़ा गर्क करूं। मेरे साथ इंशाअल्लाह ताला 26 तारीख नैब चल के उनको ये बता दो कि जुल्म अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे लीडर को अगर कोई गाली देगा, हमारे लीडर के ऊपर अगर कोई जूता फेंकेगा, हमारे लीडर को अगर कोई हाथ उठाने की कोशिश करेगा तो मुस्लिम लीग नून कोई खिलाफी जमात नहीं है, तुम्हारा मुंह तोड़। तो यूथ कन्वेंशन हुआ जिसमें बड़ी तादाद में लोग शरीक थे और बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कायद नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ के उस बयान पर कि हमें पहले अपना घर ठीक करना जरूरी है उसका भी तज़किरा किया और उन्होंने कहा कि वो कई सालों से बात कहते रहे हैं तो उन्हें गद्दार करार दिया गया। लेकिन आज मेरी जो बात मैंने बहुत अरसा पहले कही थी, उन्होंने कहा मैंने ये बात 20 साल पहले भी कही थी, मैंने ये बात 5 साल पहले भी कही थी, ये बात मैं 2-3 साल पहले भी कहता रहा हूँ। तो वो सारी बातें अब जो है वो कही जा रही हैं, लेकिन मुझे गद्दार करार दिया गया। तो उनका भी गिला शिकवा था और वो खासे इस पे नाराज भी नजर आए।
अब पीडीएम की क़यादत के इस फैसले पर कि 26 मार्च को पीडीएम की क़यादत के साथ जो है वो वर्कर्स भी जाएंगे, वोटर सपोर्टर भी जाएंगे, इस पर हुकूमत के वुज़रा बहुत सीख पा हो रहे हैं और एक बार फिर सख्ती से निपटने की वार्निंग दी जा रही है। आज भी शिबली फराज और वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जनाब ये तो नैब के ऊपर हमला करने जा रहे हैं। इससे पहले भी जब मरीम नवाज को नैब ने बुलाया था तो वो जब गई थी तो कारकुनों की बड़ी तादाद उस मुकाम पर पहुंच गई जहां पे नैब का दफ्तर है, तो पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। हालांकि नैब ने बड़ी तैयारी कर रखी थी और कॉर्डन किया हुआ था, लेकिन फिर पुलिस कारकुनों पर पड़ गई और कारकुनों का फिर जवाब आया तो वहां पथराव शुरू हो गया। तो नैब वाले दरवाजे बंद करके बैठ गए और मरीम नवाज की गाड़ी वहां खड़ी रही कि वो अंदर जाएंगी, लेकिन वो वापस चली गई, उन्हें वापस जाना पड़ा, दरवाजा नहीं खुला। अब फिर नैब ने मरीम नवाज को बुला लिया है और जवाब में पीडीएम ने पूरी तैयारी के साथ जाने का फैसला किया है। तो अब ये बात खारिज से इम्कान नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा इसका बात का खदशा है कि एक बार फिर माहौल खराब हो जाए और नैब मरीम नवाज का बयान रिकॉर्ड ना कर सके। तो मुस्लिम लीग नून भी कह रही है कि जनाब नैब का जो नोटिस है वो गैर कानूनी है, इस नोटिस को वापस ले, वरना जाहिर है जब लोग जाएंगे और ये कॉल दे दी गई है और मरीम का लहजा भी अग्रेसिव है तो इससे तो लगता है कि मामला खराब होंगे और नैब के दफ्तर के सामने एक बार फिर हंगामा होगा। खासकर लोग इस बात पर नाराज हैं नून लीग वाले कि उन्हें 26 मार्च को उन्होंने बुलाया, शायद ये 26 मार्च का धरना कॉल ऑफ करने की वजह से 26 मार्च की डेट दी गई है, एक पैगाम देने की कोशिश की गई है कि पीडीएम जो है वो फारग हो गई है, तो अब जो है हुकूमत की बारी है, अब वो बदले लेगी। तो इस तरह की बात है। तो राना सनाउल्लाह ने इस पर ये कहा कि जनाब ये नोटिस आप वापस लें। मरियम नवाज शरीफ साहबा को जिस केस में बुलाया जा रहा है, जो नैब का मौक़िफ़ है इटसेल्फ वो कोई ऑफेंस नहीं बनता। गवर्नमेंट के कहने के ऊपर उनको बुलाया जा रहा है प्रेशराइज करने के लिए, दबाव के लिए। मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला किया है मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ अजहार यकजहती के लिए 26 मार्च को सुबह 10 बजे पूरे पंजाब के MNA MPA साहबान, पार्टी ओहदेदारान और हमारे कारकुन जो है नैब के ऑफिस के बाहर पहुंचेंगे। हम पुरअमन तौर पे वहां पे पहुंच रहे हैं और सिर्फ अपनी लीडर के साथ अजहार यकजहती के लिए। अगर इंतज़ामिया ने इस किस्म का कोई हरबा अपनाया तो तमाम तर जिम्मेदारी नैब के चेयरमैन पे होगी और नैब के जो है वो DG पे होगी। मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं कि हमारा कोई भी कारकुन जो है वो किसी किस्म की वायलेंस नहीं करेगा। मौलाना फजल रहमान साहब ने बतौर PDM के सदर के उन्होंने खुद ये ऐलान किया कि बाकी पार्टीज़ के कायदीन भी जो है वो साथ जाएंगे। नोटिस या इंक्वायरी में गिरफ्तार करेंगे, ये गैर कानूनी गिरफ्तारी होगी और फिर गिरफ्तारी के ऊपर जो है वो एहतजाज का हम अपना हक जो है वो महसूस रखते हैं। तो नैब ने मरीम नवाज की जमानत मंसूख करने की दरख्वास्त भी दायर कर रखी है। इतवार के रोज मौलाना फजल रहमान ने जाती उमरा में मरीम नवाज और हमजा शहबाज से मुलाकात की और PDM के आइंदा लाहेअमल पर तबादला ख्याल किया। तो उसके बाद मजीद बड़ी बड़ी डेवलपमेंट हुई, जिनमें एक बड़ी डेवलपमेंट आज अमरीकी कौंसल जनरल की हमजा शहबाज से मुलाकात थी। इसके अलावा एक और अहम बात थी कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जवेद लतीफ़ जो एक बयान देने की वजह से मुतनाज़ा बने हुए, उनके खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है, रियासत मुखालफ तकरीर करने का इल्ज़ाम है, तो उनको उनकी गिरफ्तारी का खदशा था। अदालत ने आज उनकी जमानत दे दी, उनको गिरफ्तार करने से रोक दिया। जवेद लतीफ़ ने कुछ 13 मार्च को शायद एक बयान दिया था जिसमें खुद मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने इत्तफाक नहीं किया था। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी ने भी कहा था कि जनाब ये अच्छा नहीं है, इस पर आप जो है माफ़ी मांग लें। तो शाहिद खान अब्बासी के इस बयान के बावजूद जवेद लतीफ़ ने अपने बयान से हटने से इनकार किया, लेकिन अब अदालत में वो कहते हैं कि उनका बयान थोड़ा आगे पीछे होकर पेश किया गया है और वो शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं। अदालत ने उनको 30 मार्च तक का जो है वो उनकी बेल मंजूर कर ली है और पुलिस को उनकी गिरफ्तारी से रोक दिया है। लेकिन एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि पीपल पार्टी इसके बारे में बहुत ही अफवाहें मार्केट में ज़ेर गर्दिश है कि उसकी कहीं डील हो गई है और वो PDM से बैकआउट कर गई है और PDM को उसने, वो कहते हैं ना कि भरे बाजार में जो है वो तनख्वाह छोड़ दिया है और बैक स्टैप किया है। बहुत सारे इल्ज़ाम लग रहे हैं आसिफ अली ज़रदारी पर, पीपल पार्टी पर। लेकिन एक अहम डेवलपमेंट ये कि ब्रॉडशीट कमीशन ने जो रिपोर्ट तैयार की है, उन्होंने आसिफ ज़रदारी के स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड खोलने की सिफारिश की है और ये कहा कि स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड मौजूद है, उस रिकॉर्ड को नैब डीसील करके जायजा लेके इसका करना क्या है। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख की सरबराही में कायम
एक रुकनी ब्रॉडशीट कमीशन ने अपना काम मुकम्मल कर लिया। अब जस्टिस अजमत सईद वो हैं जिन पर खुद ब्रॉडशीट के हवाले से बहुत से इल्जाम लगाए जाते हैं, खुद वो नैब के कंसल्टेंट रहे हैं, और जब नैब ने बरतानवी फर्म के साथ जब ये मुआहदा किया था तो उस वक्त साहब ये जज साहब भी शायद उसका हिस्सा थे। तो जस्टिस अजमत सईद की ही रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया कि बरतानिया को जो $15 लाख दिए गए, बरतानवी हुकूमत को नहीं बल्कि बरतानवी किसी कंपनी को या किसी इंडिविजुअल फर्द को दिए गए हैं, उसका सारा रिकॉर्ड गायब हो गया है। तो इस रिपोर्ट में एक तो ये तहकीकात हो रही है कि जो पाकिस्तान ने अदायगी की है बरतानवी फर्म को, ब्रॉडशीट को, उसका रिकॉर्ड क्या है, और दूसरा आसिफ अली जरदारी के हवाले से जो मुकदमात है उसकी बात की जा रही है। चूंकि वो कहते हैं ना काम कोई और सौंपा गया था करना, उन्होंने कोई और शुरू किया। काम ये था कि ब्रॉडशीट ने जो अदायगी की है उसका रिकॉर्ड निकालें। तो ब्रॉडशीट कमीशन बनाया गया था कि ब्रॉडशीट का मामला क्या है, किसको अदायगी की गई है और क्या इसका मामला है। तो वो स्विस मुकदमात को सामने ले आया और कमीशन ये कहता है कि स्विस मुकदमात का जो रिकॉर्ड सील किया गया है वो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, उस रिकॉर्ड को खोल दें। अब मुझे नहीं पता कि क्यों ब्रॉडशीट कमीशन ने स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड खोलने के लिए कहा गया। रिपोर्ट में जरूर कहा गया कि स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड तकरीबन 12 डिप्लोमेटिक बैग्स में पाकिस्तान पहुंचाया गया था। ये तमाम रिकॉर्ड नैब के स्टोर रूम में पड़ा हुआ है और सील है, और इस रिपोर्ट में डिप्लोमेटिक बैग की तस्वीर खींचकर जो है वो सारा रिकॉर्ड वो भी रखा गया। 100 सफ़ात पर मुश्तमिल ये एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया कि जनाब इस मामले को खोलें। तो इस हवाले से एक वफाकी वजीर का भी बयान सामने है, फवाद चौधरी का। वो कहते हैं कौम जानना चाहती है कि स्विस अकाउंट का पैसा कहाँ गया, और अब ये उस वक्त मुमकिन होगा कि जब ये खोला जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि रिपोर्ट बड़ी अहम है और 90 की दहाई में जो कुछ हुआ उससे के बारे में अवाम को जानने में मदद मिलेगी। अब जब ये रिपोर्ट जिसके बारे में कह रहे हैं कि जी ब्रॉडशीट कमीशन ने स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड खोलने की बात की, खुद फवाद चौधरी भी पीपल पार्टी का हिस्सा थे और डिफेंड करते रहे, वो भी कहते हैं जी रिपोर्ट खोल दे। और जिन्होंने सारा ब्रॉडशीट के साथ डील किया है वो ये रिपोर्ट लेकर आए हैं कि जनाब आप स्विस मुकदमात खोल लें। तो ये वही हुआ जैसे शहबाज शरीफ गए थे साफ पानी केस में और उनके खिलाफ आशियाना हाउसिंग स्कीम का केस खोल दिया गया था। तो ये भी लगता है ब्रॉडशीट कमीशन की आड़ में कुछ और केस खोलने की तैयारी की जा रही है जिनमें स्विस मुकदमात का केस बड़ा अहम है। तो स्विस मुकदमात के हवाले से पीपल पार्टी ने अपने एक वज़ीर-ए-आज़म की कुर्बानी दी थी, यूसुफ गिलानी। उन्हें कहा गया था कि वो स्विस हुकूमत को खत लिखें कि वो इसका सारा रिकॉर्ड दे दे, तो उन्होंने खत लिखने से इनकार किया था, तो उन्हें तौहीन अदालत की सजा दी गई और उसके बाद वो जाहिर है वो अपनी वजारत उज़्मा से फारग हुए। तो ये इतना अहम केस है और अब दोबारा इस केस को खोलना इन हालात में इस पूरे सियासी पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर एक इम्पॉर्टेंट है कि क्यों स्विस मुकदमात का मामला जो है वो खोला जा रहा है। अच्छी बात है, खोलना चाहिए। अब ब्रॉडशीट कमीशन ने ये रिपोर्ट दी है और ये रिपोर्ट तकरीबन 100 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इंक्वायरी रिपोर्ट जो है हुकूमत को भेज दी गई है। ज़रा ये कहते हैं कि 100 सफ़ात की रिपोर्ट में मुख्तलिफ शख्सियात के बयान और दस्तावेज़ात को बिल्कुल अलग अलग रखा गया है। तो ब्रॉडशीट स्कैंडल से मुतल्लिक़ अहम फाइलें वजारत ख़जाना, वजारत कानून और अटारनी जनरल ऑफिस से चोरी होने का इंकशाफ हुआ। ये तीनों दफ्तरों में ये फाइलें मौजूद थी जो कि अब मौजूद नहीं है। अहम बात यह है कि ब्रॉडशीट कंपनी की जगह किसी और शख्स को अदायगी की गई है। ये आज इंकशाफ हुआ है कि वो जो $15 लाख दिए गए वो ब्रॉडशीट को नहीं दिए गए, हालांकि ब्रॉडशीट को भी नहीं देने थे, लेकिन पाकिस्तानी हाई कमीशन ने यह कहा जी कि हमने ब्रॉडशीट कंपनी ने हमसे $15 लाख किसी बैंक से प्लेज करा लिए और हमने पे कर दिए, तो इसका रिकॉर्ड ही नहीं है। पाकिस्तानी हाई कमीशन को भी चेक किया गया लंदन में कि जी जो $15 लाख दिए गए हैं वो किसको दिए गए, तो वहां भी फाइल में कोई इंदराज नहीं मिला, तो टोटल रिकॉर्ड ही गायब है। तो कमीशन ने यह लिखा कि गलत शख्स को रकम की अदायगी की गई है जो कि नादानिस्ता नहीं है बल्कि दानिस्ता तौर पे की गई है। ये बेख्तियाती नहीं है, ये रियासत पाकिस्तान के साथ धोखा है। अब ब्रॉडशीट केस की तहकीकात के लिए 29 जनवरी को एक कमीशन बनाया गया था और 9 फरवरी 2021 को इसकी जो है वो बाकायदा इंक्वायरी शुरू कर दी गई थी। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को इस कमीशन का सरबराह बनाया गया था। अब जरा ये कहती है कि ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट और मुतल्लिका रिकॉर्ड तकरीबन 500 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इसके मुताबिक जो है कौम को अरबों रुपए का चूना लगाया गया है। अब ये मायदा किसने किया था, किन वजूहात पर किया था, पेमेंट क्यों नहीं की, फिर जो रकम की अदायगी की गई वो मौजूदा दौर हुकूमत में की गई तो वो किसने की और कौन कौन है। इसमें कुछ 24 गवाह हैं और एक खातून लीगल कंसल्टेंट है जिन्हें बुलाया गया था वो नहीं आई। तो
तकरीबन 6 हफ्ते बाद ये रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें बताया गया कि इसमें $15 लाख जो है वो किसी शख्स को दिए गए हैं। अब वो शख्स कौन है इसका भी यकीनी तौर पर कमीशन को तो मालूम ही होगा। और फाइलें चोरी हुई, फाइलें चोरी होने का जिम्मेदार कौन है, रिकॉर्ड कब चोरी हुआ, कैसे चोरी हुआ, और फिर स्विस मुकदमात के ऊपर जो तान टूटी है, क्या उसका सियासी मौजूदा सियासी सूरत हाल से कोई ताल्लुक है, क्या किसी सियासी जमात को खिलाफ जब मुकदमात खुलते हैं या उनको इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो उनके ऊपर जो दबाव डाला जाता है या दबाव पड़ता है, वो दबाव क्या उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए होता है या इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए। तो कटहरे का रिकॉर्ड तो यही है कि इंसाफ की बात नहीं होती, कोई कानून के तहत लाने के लिए नहीं होता। बस इसमें जो पाकिस्तान के अंदर जो बदकिस्मती से जो मुकदमात इस किस्म के पॉलिटिकल मुकदमात होते हैं, उनका मकसद ये होता है कि किसी सियासी जमात को दबाव में लाया जा सके या उनके साथ कोई मामला सेटल किए जा सकते। तो हो सकता है ये स्विस मुकदमात ही वो एक अहम नुक्ता हो जिसकी बुनियाद पर पीपल्स पार्टी PDM से या अलहदा हो रही है या अलहदा होने का सोच रही है, या वो लॉन्ग मार्च नहीं कर रही, रिजाइन नहीं कर रही, वो कोई ऐसा काम नहीं कर रही जिससे ये तासुर मिले कि वो हुकूमत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं या उनको घर भेजना चाहते हैं। तो ये सारी बातें ये अगले चंद दिनों में खुलकर सामने आ जाएंगी। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूदात आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खिलाफ मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने 22 मार्च को तलब किया तो ये खबर आ गई कि उन्हें कोरोना हो गया, उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, इसलिए वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश नहीं हो सकते। तो महज 24 घंटों के बाद जब इलेक्शन कमीशन पेश होने की तारीख गुजर गई तो एक तस्वीर उनके सामने आ गई है जिसमें उनके मावन खसूसी या उनके पोलिटिकल एडवाइजर शहबाज गिल ये कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म भले चंगे हैं और अपने दफ्तर में मामूल का काम कर रहे हैं। तो उस तस्वीर में खान साहब हशाश बशाश सोफे पर बैठे हुए हैं और उनकी कातलाना मुस्कुराहट ये बता रही है कि खान साहब ने कोरोना से कोई डील कर ली है या कोई NRO हासिल कर लिया है। अब पहले भी बहुत से लोग वज़ीर-ए-आज़म को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के हवाले से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी सादा आदमी को नहीं पता होता कि मामला क्या है। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से ये ऐलान सामने आया था कि उन्होंने कोरोना से निजात के लिए एक वैक्सीन लगवा ली है और इस वैक्सीन के बाद उनके कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मुस्बत निकल आई। तो लोग परेशान है कि कोरोना की वैक्सीन लगाने के बावजूद उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव कैसे आया। तो खैर ये एक प्रोसेस है, कोरोना वैक्सीन लगाने का मतलब ये नहीं कि आपको कोरोना पॉजिटिव नहीं हो सकता, इसका भी एक प्रोसेस है जो कि आपको डॉक्टर बता सकते हैं कि ये कोई 10-15 दिन एक प्रोसेस होता है, उसके बाद आप क्योर होते हैं। लेकिन अपोजिशन ने ये मौका हाथ से जाने नहीं दिया। मैं तो उनके शिफायाबी के लिए दुआगो जरूर हूँ, लेकिन बात बुनियादी ये है कि वैक्सीन लगाकर कोरोना या तो वैक्सीन फ्रॉड है या फिर ये कोरोना फ्रॉड है, क्योंकि इधर 22 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंड केस में उनको बुला लिया है और इधर वैक्सीन के बाद जो है उनको कोरोना हो गया है। तो ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही है मुझे। यानी आप कहना चाह रहे हैं जो वैक्सीन है या तो वो पहले अपना कोरोना टेस्ट करवाते, फिर अगर कोरोना पॉजिटिव आता है तो फिर थोड़ा रेस्ट करते, फिर वैक्सीन लगवाते। फिर ये ऐलान किसने किया है, जरा आप मुझे बता सकते हैं कि किस डॉक्टर ने किया है? असद उमर साहब ने भी ट्वीट किया है। नहीं, एक ट्वीट उसमें डॉक्टर नहीं है ना। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर जिससे ये कहा गया है वो तो गजाती डॉक्टर है, वो सरकारी डॉक्टर नहीं है। आप समझते जो इलेक्शन कमीशन में बताया उससे बचने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, ये सारी चीजें जो है ये सामने आ रही हैं। मैं नहीं आपसे बात कर रहा, मुझे सवालात पहुंच रहे हैं आप मीडिया पे। जी मैं तफसील तो नहीं कह सकता, या तो ये वैक्सीन फ्रॉड है या फिर वैक्सीन के अगले रोज कोरोना हो जाना, उसका मुस्बत होना, फिर ये फ्रॉड है। और यही आप चाह रहे थे। आप पता नहीं मौलाना फजलुर रहमान के नजदीक कौन फ्रॉड है, लेकिन हमारी दुआ ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर को वाकई कोरोना हुआ है तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और उन्हें आराम करना चाहिए।
2-4 दिन अगर वो आराम करेंगे, हमने देखा कि कोरोना के पेशेंट को तो आइसोलेट कर दिया जाता है, ना वो किसी से मिलता है, ना लोगों को उनसे कहा जाता है कि आप ज़रा दूर रहे, और वो क्वारंटीन में हो जाते हैं। तो हम उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ गो है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर सोफे में बैठ के बड़े हैप्पी नजर आते हैं, तो लगता है कोरोना ने उन्हें कोई बिल्कुल तंग नहीं किया। तो अगर कोरोना महज इलेक्शन कमीशन के सामने पेशी से फरार हासिल करने के लिए या निजात हासिल करने के लिए था, तो फिर ये कहा जा सकता है कि अल्लाह सबको हिदायत दे। वैसे भी कोरोना के बारे में अब लोग समझते हैं कि ये मुतासब बीमारी है, ये तासुबज़दा बीमारी है, क्योंकि ये सिर्फ आम लोगों को तंग करता है और आम आदमी जो है वो जान से जा रहे हैं। किसी बड़े आदमी को आप देखिए, दुनिया में बड़े बड़े मुल्कों के सरबराहान को कोरोना हुआ है, ट्रंप को कोरोना हुआ, बरतानवी वज़ीर को कोरोना हुआ, लैटिन अमेरिका के प्रेसिडेंट को कोरोना हुआ। तो बड़े मुल्कों के वज़ीर आज़म को, हुक्मरानों को, मिनिस्टरों को, सबको कोरोना हो रहा है, लेकिन सब माशाल्लाह भले चंगे हैं और लगता ही कि उन्हें कोरोना नहीं हुआ, माज कोई हल्का फुल्का जुकाम था और वो जुकाम से बड़ी जल्दी क्योर हो गए। तो इसलिए लोग कहते हैं जी कि ये ज़रा सा ये मुतासिब किस्म का कोरोना है, जो कि हुक्मरान जिससे बड़ी जल्दी सेहतयाब हो जाते हैं और आम आदमी जो है मिडिल क्लास, लोअर क्लास तबका, वो इससे जान से जा रहा है। अब कहने वाले कहते हैं कि हाँ सब खुद तो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश नहीं हो रहे और चाहते हैं कि पूरी अपोजिशन न्याय अदालतों के सामने नाक रगड़ती रहे। तो दूसरी तरफ हुक्मरान जमात ने इलेक्शन कमीशन में एक तरमीमी दरखास्त भी आज पेश कर दी है। अली गिलानी वीडियो स्कैंडल में हुकूमत ने अपने अरकान असम्बली को फरीक बनाने से हाथ उठा रखा है, हाथ उठा लिया है। और दूसरी तरफ जब आज हुकूमत के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, मीडिया टॉक करने आए, तो उन्होंने सीधा फिर एक बार इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाया और हुकूमत मुसलसल ये कह रही है कि जी इलेक्शन कमीशन बाइस्ड है और इलेक्शन कमीशन यूं है और इलेक्शन कमीशन वो है, और वजह सिर्फ वही है कि फॉरेन फंडिंग केस है जिसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। तो उससे पहले हुकूमत चाहती है कि इलेक्शन कमीशन फारग हो जाए। खासा भी कह चुके हैं इलेक्शन कमीशन घर जाए, इस्तीफा दे, लेकिन इलेक्शन कमीशन वाले डटे हुए हैं, वो ना घर जा रहे हैं ना इस्तीफा दे रहे हैं और जितने केस है वो समाप्त कर रहे हैं, किसी से रू रियायत भी नहीं कर रहे। उन्होंने आज यूसुफ गिलानी के खिलाफ जो दरखास्त थी उस पर यूसुफ गिलानी को भी वजाहत के लिए बुला लिया है, उनसे भी जवाब मांगा जी कि सेनेट इलेक्शन में वो कैसे कामयाब हुए इस्लामाबाद की सीट पर। तो जो केस है उस हिसाब से वो बज़ाहिर ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन मेरिट पे फैसले कर रहा है, लेकिन हुकूमत इससे खुश नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करने में फेल हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को नहीं रोका। 2 मार्च को अली हैदर गिलानी ने इतराफ जुर्म किया, तो किसी भी मुहज़्ज़ब जमहूरियत के अंदर आईनी इदारा अपना रोल अदा करता। देखें, जो वारदात अली हैदर गिलानी ने डाली है, यूसुफ रज़ा गिलानी के बिहाफ के ऊपर जो वोटों की खरीदो फरोख्त की गई, जो ब्राइबरी देने की कोशिश की गई, जिस अंदाज से वोट ज़ाया करने का तरीकाकार बताया गया, उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं और अली हैदर गिलानी का उस वीडियो के अंदर मौजूद होने का इतराफ़ जुर्म भी मौजूद है। और इलेक्शन कमीशन इसके सबूतों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, ना उन सबूतों को हम नजरअंदाज होने देंगे। तो ये जो इतना शोर शराबा, इतनी चीजें हैं, ये इस वजह से नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई गड़बड़ कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने तो एक डस्का इलेक्शन था जिसके बारे में पूरे मीडिया ने चीख कर कहा कि डस्का इलेक्शन में धांधली हुई है, प्रेजाइडिंग अफसर को अगवा किया गया मुबैना तौर पर, या खुद लापता हो गए, उन्होंने कोई गड़बड़ की है। तो एक मुतनाज़ा इलेक्शन था जिसको उन्होंने कालअदम करार दिया। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि जनाब अब वो इलेक्शन दोबारा होगा। तो हुकूमत जो कहती थी कि हम हर मैदान में मुकाबला करने के लिए तैयार है, तो वहां पे ये भाग गए। फिर अब ये इलेक्शन कमीशन ने जो सेनेट इलेक्शन कराए उसमें एक इस्लामाबाद की सीट पे हुकूमती उम्मीदवार हार गया हफीज शेख, जबकि पूरे पाकिस्तान में हुकूमती उम्मीदवार जहां जहां खड़े थे सब जगह पे जीत गए, सब सूबों के अंदर फैसलों पे किसी को इतराज नहीं हुआ। तो फैसला इस्लामाबाद वाली सीट के ऊपर बड़ा गुस्सा है हुकूमत को। वो कहते हैं जी ये इलेक्शन कमीशन ने वोटों पर निशान क्यों नहीं लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, आइन में नहीं लिखा कि रायशुमारी किसी का भी वोट जो है आप चेक कर सके। सेनेट का इलेक्शन खुफिया रायशुमारी से होता है। इस कानून को ये आइन के तहत है और आइन बदलना है, कानून बनाना है, तो फिर आपको पार्लियामेंट के अंदर जाकर ये कानून साजी करनी चाहिए। अदालतों को कानून साजी कराने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने भी रास्ता दिखा दिया दूसरी तरफ का। तो इलेक्शन कमीशन का तो इसमें कोई कसूर नहीं है, लेकिन चूंकि वो कहते हैं ना कि वो गिरा गधे से गुस्सा कुम्हार पे, तो कुम्हार पे गुस्सा चढ़ा हुआ है इस वक्त। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो नजरों में बहुत खटक रहा है। आगे बढ़ते हैं और आपको एक तजिया दिखाते हैं जर्नलिस्ट का। खावर घुमन है, मरियम नवाज की नैब के सामने पेशी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं।
तो उनका जरा पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। वॉच दिस। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पीपल्स पार्टी के बगैर आगे जाने के हवाले से वो सोच रहे हैं। लिहाजा ये जो कोशिश संजीदा होने जा रही है और हमें लग रहा है कि इससे बात आगे बढ़ेगी। जब एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इस प्रोसेस का हिस्सा बनेगी, पीपल्स पार्टी, उनकी एक सूबे के अंदर हुकूमत है, दोनों हाउसेस के अंदर भी मौजूद है, लिहाजा फिर पीडीएम को वो हीट महसूस होगी। अच्छा। इसलिए जो मौलाना साहब और खासतौर पर मरियम साहिबा जो हैं वो आज थोड़े से ना वो जिट्टी नजर आए हैं, पैनिक में हैं कि ये प्रोसेस चलने से पहले पहले कुछ ऐसा किया जाए कि हालात खराब हों। अब मुझे ये बताइएगा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि नैब हाईली पोलिटिसाइज्ड है, बायस इदारा है, वो किसी के कहने पे काम करता है, लेकिन आईने पाकिस्तान के तहत एक इदारा मौजूद है। तो आज आपने ये ऐलान कर दिया है कि हम उस दिन नैब के सामने धरना देंगे या नैब के सामने तमाम जो पीडीएम की लीडरशिप है, और हम जा देखेंगे लाखों की तादाद में अपने लोग लेके जाएंगे कि नैब जो हम मरियम साहिबा के साथ क्या करता है, और नैब की ऐसी हिम्मत। कल को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, अयाज साहब ने इलेक्शन लड़ा हुआ है माशाल्लाह, 2008 में इनके 1,25,000 ने वोट लिए थे। कल को इनको नैब बुलाता है या कोई इदारा बुलाता है तो 8-10 हजार बंदे कोई एमएनए एमपीए के लिए इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं होती, और उनको थोड़ा सा डंडा सोटी भी उनको प्रोवाइड किया जा सकता है। तो वो 8-10 गाड़ियां भरेगा, ये आप एक तय कर लें तरीकाकार के, किसी भी इदारे के सामने कोर्ट बुलाएगा तो कोर्ट के सामने डंडे सोटे ले जाएं, अदालत बुलाएगी तो उसके सामने ये कर लें। तो ये अपनी इनको रवश तोड़नी पड़ेगी। अगर आपने कुछ नहीं किया हुआ, अदालतों के सामने आपके केसेस हैं, नैब कुल्ली तौर पर थोड़ी ये नैब ने फैसला दे दिया तो वही बस खत्म हो जाना है। उसके बाद हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, वहां से कुछ फैसलों में आपको कुछ जो केसेस थे उन फैसलों के अंदर आपको रिलीफ भी मिला है। ठीक, लिहाजा ये जो रविश मेरे ख्याल में जो मौलाना साहब या मरियम साहबा बात कर रहे हैं एक तय करने की, ये इंतहाई एक गलत। देखिए, अपोजिशन ये समझती है कि नैब हुकूमत के दबाव में काम कर रहा है और महज अपोजिशन को निशाना बना रहा है, और ये बात किसी हद तक हकीकत के करीब है कि नैब वही काम कर रहा है जिससे हुकूमत खुश रहे। इसी वजह से अपोजिशन नैब को भाव नहीं दे रही, तो टफ टाइम देने का इरादा भी रखती है, क्योंकि नैब ने खुद ये साबित किया है कि वो किसी को किसी और केस में बुलाते हैं और कोई दूसरा केस डालकर उसको बंद कर देते हैं। इसके दर्जनों मिसालें मौजूद हैं। शहबाज शरीफ भी अंदर है, खुर्शीद शाह भी अंदर है। अब तो अपोजिशन अपनी तहरीक के अरूज पर एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है। अगर नैब मरीम नवाज को बुलाकर हिरासत में ले लेती है, चूंकि नैब के पास लामहदूद इख्तियारात हैं, किसी को बुलाते हैं तो फिर वो अंदर रख सकते हैं। तो अगर नैब ये काम कर लेती है कि मरीम को बुलाती है, उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, मौलाना फजल रहमान चले जाते हैं, उन्हें पकड़ लेती है, तो फिर तहरीक को लीड कौन करेगा? अब मरीम नवाज इस वक्त बिला शक व शुबा तहरीक को लीड कर रही है, इस वक्त वही लीडर है, तो उनका कारकुन, वोटर, सपोर्टर उन्हीं की वजह से चार्ज हो रहा है। तो इस माहौल में वो भी एहतियात कर रही है कि वो गिरफ्तारी ना दे, तो उनको क्या पड़ी है कि वो उखली में सर देती फिरे। तो मेरा गुमान ये कि नैब क्या कोई और भी इदारा उनको अगर इस वक्त गिरफ्तार करने की कोशिश करेगा तो यकीनी तौर पर एक रिएक्शन आएगा। ये जो बड़ा ढीला सा मुंह बनाकर कह रहे हैं ना कि नैब कोई इदारा थोड़ी है, आखिरी इसके बाद और भी इदारे हैं, अदालतें हैं, तो इन्हें ये मालूम नहीं कि जब नैब पकड़ लेता है तो नैब उन्हें छोड़ेगा तो बात किसी और इदारे तक जाएगी। अब नैब पकड़ किसी को साल से अंदर रख ले, हमजा शहबाज को 1.5 साल अंदर रखा है, तो किस इदारे ने कहा हमजा को छोड़ दे, तो बड़ी 1.5-2 साल के बाद जाके जमानत मिली है। तो अब शहबाज शरीफ को भी नैब ने तहवील में ले रखा है। तो वजह यही समझी जाती है कि चूंकि शहबाज शरीफ भी एक अपनी जमात के प्रेसिडेंट हैं और वो भी लोग समझते हैं कि हुकूमत के खिलाफ कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, अपोजिशन के अंदर भी लीडर है, वहां भी कुछ कर सकते हैं, तो उन्हें भी नैब ने बंद कर रखा है। तो फिर मरीम नवाज को क्या जरूरत पड़ी है कि वो भी आसानी से नैब को खुद को गिरफ्तारी देके नैब के जाके तहवील में बैठ जाए और फिर जो सारी तहरीक है, जो सारा मोमेंटम है वो टूट जाए। तो यही हुकूमत चाहती है और ये अपोजिशन जाहिर है इस वक्त इस पोजिशन में नहीं है कि वो आसानी से ये काम करें। यहाँ पर एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कोरोना की। कोरोना के हवाले से नए SOPs आ गए हैं और हुकूमत ये कहती है कि कोरोना बड़ी तेजी से फैला हुआ है। तो एक ब्रेक के बाद जरा आपसे कोरोना के हवाले से भी शेयर करते हैं।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। अहम खबर ये जी कि 23 मार्च कल यौम पाकिस्तान है और यौम पाकिस्तान पे जो पाकिस्तान परेड होनी थी पाकिस्तान डे पे, उसको रीशेड्यूल कर दिया गया। अब ये परेड 23 की बजाय 25 मार्च को होगी। ISPR के मुताबिक चूंकि मौसम ख़राब है, बारिशें हो रही हैं, इसलिए यौम पाकिस्तान की परेड 23 मार्च की बजाय अब 25 मार्च को होगी और तयशुदा प्रोग्राम के तहत होगी। ये काम खबर आपके साथ हमने शेयर की। अब कोरोना की बात कर लेते हैं जी कि पाकिस्तान में कोरोना तेजी से फैल रहा है और कोरोना की शरह पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो कोरोना की तीसरी लहर के तहत पाकिस्तान में सख्त फैसले किए गए हैं और तजारती मराकज़ हफ्ते में 2 दिन और रात 8 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। NCOC की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना की मुस्बत शरह की में इजाफा की वजह से तजारती सरगर्मियाँ जो हैं वो जो महदूद कर दी गई हैं और इजलास हुआ NCOC का जिसमें असद उमर ने उसकी सदारत की, जिसके मुताबिक जो डिटेल सामने आई है उसमें फैसला किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान के मुतअद्दिद शहरों में एमरजेंसी के अलावा जो तमाम नकलो हरकत है उन पर पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। होटल रेस्टोरां में हर किस्म की इनडोर डाइनिंग पर पाबंदी होगी। हफ्ते में 2 रोज़ कमर्शियल सरगर्मियाँ बंद रहेंगी, यानी दुकानें, बाजार और तजारती मार्केटें 2 रोज़ बंद रहेंगी, 2 रोज़ तातील होगी। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो फेडरल इलाका इस्लामाबाद, उसका फैसला जो है वो 2 रोज़ तातील का जो फैसला है ये वफाक और सूबे खुद करेंगे। NCOC ने कह दिया कि 2 रोज़ छुट्टी होगी। अब सिंध खुद फैसला करेगा कि वाकई होगी नहीं होगी, पंजाब खुद फैसला करेगा और बाकी के लोग खुद फैसला करेंगे। लेकिन जो NCOC है, जो फेडरल इदारा है, उसके मुताबिक तो उन्होंने कहा जनाब छुट्टी करें। इसके अलावा सियासी इज्तिमात पर और मजहबी इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी। शादी ब्याह की इंडोर तकरीबात पर पाबंदी है, यानी आप खुले में कर सकते हैं लेकिन इंडोर में नहीं। इसके अलावा खेलों, समाजी तकरीबात सब पर पाबंदी लगा दी गई है। तफरी पार्क मुकम्मल तौर पर बंद है, सिर्फ वॉक करने के लिए और जॉगिंग के लिए जो ट्रैक्स हैं वो SOPs के साथ खुले रहेंगे, यानी आप मास्क लगाएं और अपने को क्योर करें और फिर आप वहाँ फिर सकते हैं। ये पॉलिसी आज से लेके यानी 22 मार्च से लेके 11 अप्रैल तक के लिए नाफिजुल अमल है। 7 अप्रैल को उसका दोबारा जायजा लिया जाएगा और 24 मार्च को जो है वो तलीमी इदारों के हवाले से भी फैसला किया जाएगा कि उनका क्या करना है। तो ये जो पाबंदियाँ हैं ये दोबारा लगा दी गई कि पाकिस्तान में जो कोरोना की शरह इस वक्त 9+ हो चुकी है और कैजुअल्टी की तादाद भी बढ़ रही है। तो एहतियात करें, अगला 1 महीना और फिर रमज़ान भी आने वाला है, उससे पहले पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस है वो बड़ी तेज़ी से उसकी जो है वो मुस्बत आ रहे हैं, जो पॉजिटिव आ रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो उसकी एहतियात करना बड़ी ज़रूरी है। तो कोरोना से एहतियात ज़रूरी है। पाकिस्तान में कोरोना तेज़ी से फैल रहा है। अब रमज़ान भी आने वाला है और उससे पहले पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से एहतियात रमज़ान में तो लोग करते ही हैं, लेकिन अब ये जो बाज़ार हैं ये शाम 8 बजे, रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। इससे पहले बाज़ार रात 12 बजे तक खुले हुए थे। चंद एक जो है जगहों पे 6 बजे भी मार्केटें बंद हो रही थी, अब उसका टाइम 8 बजे कर दिया गया। आज के लिए इतने, कल फिर हाजिर होंगे मज़ीद खबरों तबसरों तज़कियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।